दोस्तों स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज फिर एक बेसिक एलिमेंट्स का ही वीडियो लेके आई हूँ मैं। थोड़ा सा एक्चुअली वो आपका वेस्टर्न आर्ट का कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सोचा कि अपन लोग क्यों टाइम वेस्ट करें और ये बेसिक जो कि सबके लिए बहुत यूज़फुल है, जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ नेट की बात नहीं कर रही हूँ, सबके लिए ही एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो बेसिक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में ये सब हो चुका है। आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़्यादा कोई नहीं समझते हैं लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, क्या है वो है आपके संयोजन के सिद्धांत और षडंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन और सिक्स लिम्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है स्टार्टिंग से ही। देखिए, और ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको कि ये बहुत आसान होता है यार। आप लोगों को कन्फ्यूजन किस चीज़ का रहता है मैं जानती हूँ। यूनिटी क्या है, ये क्या है, एकता क्या है, सामंजस्य क्या है, संतुलन, इसी में अपन लोग घूम जाते हैं। अरे कुछ भी नहीं है ये। क्यों कुछ भी नहीं है? बिकॉज इसको अगर आप सब प्रैक्टिकल रिलेटेड हो, आप हाथ से पेंसिल चलाते हो, तभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो थ्योरी की, है ना। मैंने 10 बार बोला है प्रैक्टिकल से थ्योरी बनी है, तो हमको ये सब चीज़ें याद करने के लिए मुश्किल कहाँ आती है? क्यों आएगी? क्योंकि आनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि हम लोग सब ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम एलिमेंट्स बताए थे, तत्व, उसको प्रैक्टिकल से जोड़ के समझाया। आज सिद्धांतों को और षडंग, उसको भी प्रैक्टिकल से ही जोड़ के अपन बात करेंगे। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, किताबें पढ़ो, अपनी जगह किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने आज यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, मैं बुक्स वाली चीज़ें लिखती हूँ, नोट्स देती हूँ, लेकिन अभी टाइम के कारण, और मुझे लगता है कि ये मूलाधार की बुक्स तो सबके पास रहती हैं, फंडामेंटल्स की, आपको पढ़ना है, आप पूरा पढ़ो उसको। लेकिन यहाँ पे एक उद्देश्य है कि कैसे आपको याद रहे चीज़ें, ताकि आप एग्ज़ाम में कहीं गड़बड़ी नहीं करो। और प्लस मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, आप अगर कोई अच्छा कार्य, अपना आर्ट वर्क निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर इन सिद्धांतों पे चलेंगे तो आई होप, क्योंकि ये लिखा गया है और बिल्कुल मैंने भी अप्लाई किया है, तो आप भी अप्लाई करेंगे तो आई होप आप लोगों को भी यूज़फुल रहेगा। अगर आप बेसिक्स हैं, बिगनर्स हैं, है ना, BFA MFA के ही हैं, अगर आगे एडमिशन लेना है तो भी आप लोग के लिए यूज़फुल है। और अगर आगे आपको पढ़ाना भी है बच्चों को, नेट JRF वाले हैं, तो आगे हम लोगों को भी पढ़ाना है, तो ये वाली चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें हम अप्लाई करेंगे हमने स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो उनके लिए यूज़फुल होगी। ये लेके अगर आप उनको आर्ट वर्क सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो ये इतनी सी थोड़ी सी मेरी बातें चल जाती, कभी कभी ज़्यादा लंबी हो जाती है। बट अब अपन क्या बात करते हैं कि संयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं, जिसके लिए हमको सर्वप्रथम ये देखना है कि संयोजन क्या है। ठीक है, संयोजन क्या है? संयोजन मतलब कंपोजिशन। कोई भी चीज़, कोई भी पेंटिंग, आपस में उसके तत्व सब कैसे गुथे हुए हैं, ये चीज़ें, वो कितना कंपोज है, वो कितना संयोजित है। कोई भी पेंटिंग हो, कंपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक प्रकार की पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग हो, चाहे वो फिगरेटिव कंपोजिशन हो, चाहे वो स्टिल लाइफ हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, उसका संयोजन क्या है, वो किस प्रकार से संयोजित है, वो किस प्रकार से कंपोज हो। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट में भी कंपोज्ड होते हैं ना, कलर्स कैसे कंपोज्ड हैं, ये सब चीज़ें हम सभी में आती है। अगर वो अमूर्त भी होगा तो भी पेंटिंग कंपोज होगा। तो वही किसी भी चीज़ को कंपोज, संयोजित करने के लिए हम कला का संयोजन करते हैं, क्या सिद्धांतों की आवश्यकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जो है, अनेक तत्वों को एक सुनिश्चित व्यवस्था से जोड़ना ही संयोजन है। जितने तत्व हैं उसको हमें एक व्यवस्था से जोड़ना है, एक, है ना, एक अरेंजमेंट से जोड़ना है, वो कॉम्पोजिशन है। ठीक है, उसमें सर्वप्रथम आता है एकता क्या है, यूनिटी क्या है। इसको हम लोग अब एक पेंटिंग के माध्यम से सब देखेंगे। ये एक पेंटिंग है ना, एक लैंडस्केप का पेंटिंग है ये। अब आप चाहें तो आप स्टिल लाइफ देखो, आप फिगरेटिव कंपोजिशन देखो, किसी भी देखो, मुझे ये बताना है, हम ये आज डिस्कस करेंगे कि किसी भी पेंटिंग में ये चीज़ें होती क्या है, एकता क्या है। तो सर्वप्रथम आते हैं एकता पे। तो एकता देखो, इसमें क्या है, एकता के लिए ये यूज़
जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी पेंटिंग है, अभी अपन सिर्फ इस पेंटिंग को लेके बात कर रही हूँ, आप किसी और को भी ले सकते हो। कोई भी पेंटिंग है, मान लीजिए ये पेंटिंग है, लैंडस्केप पूरी पेंटिंग है, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये भैंस है, मुर्गा है, ये हैंडपम्प है, बच्ची है, हर्ट है, ये सब, तो ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें विभिन्न हैं, एलिमेंट्स अलग हैं, घर अलग होता है, पशु अलग है, मनुष्य अलग है, लेकिन इन सब में एकता क्या है कि ये एक ग्रामीण का दृश्य है, ये उसकी एकता है। तो ये एकता हर पेंटिंग में अनिवार्य है कि एलिमेंट्स अलग अलग होते हुए भी एक एकता से बंधे हैं, एक यूनिटी से बंधे हैं। तो ये आम भाषा में ये कहते हैं, अगर मान लीजिए इसकी जगह आपने, ये हैंडपम्प है, ये पशु है, और इसकी जगह पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी है ना, बड़ी सी एक ऑफिस खड़ा कर दिया, तो क्या इस पेंटिंग में एकता रह जाएगी? नहीं, ये पेंटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें एकता ही नहीं है। कैसे आप ग्रामीण दृश्य के एलिमेंट्स के साथ आपने अर्बन एरियाज़ के एलिमेंट्स को डाल दिया, तो वो चीज़ आपकी यूनिटी से अलग हो जाएगी। तो सर्वप्रथम कोई भी चीज़ को कंपोज करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट के अलॉन्ग उसकी एकता है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स, उसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक एकता से बंधे होने चाहिए। अब आते हैं दूसरे पे, अपने दूसरी चीज़ आ गई सामंजस्य, हार्मनी। सामंजस्य, हार्मनी, सामंजस्य और संतुलन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कैसे? तो देखो, एक मिनट, अब आते हैं हम, अपना अगला पॉइंट है सामंजस्य। क्या है ये? देखो, अपन ने लास्ट वीडियो में कला के तत्व पढ़े थे, ठीक है, कौन से थे? रेखा, रूप, रंग, रेखा, रूप, रंग, शेप, स्पेस, टोन, ये सब चीज़ें, ये जो 6 हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, ये तत्व आपस में कितने संयोजित हैं, वो सामंजस्य होता है। समझ में आई? सारे तत्व आपस में कितने, जैसे कि ये रेखा इस रूप से, इसके रूप से कितना साथ में गठी हुई है, उसकी तान, उसके कलर स्कीम, इन सारी चीज़ें आपस में कितनी अच्छे तरीके से गुथी हुई है, कितनी एक दूसरे के अलॉन्ग है, ये आपका सामंजस्य होता है, ये आपकी हार्मनी होती है। साधारण अक्षरों में सभी एलिमेंट्स को एक साथ कितना एक दूसरे से बैलेंस बिठा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सामंजस्य बिठा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस बोलूँगी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही चीज़ें हैं हमारे सारे एलिमेंट्स, जैसे कि रेखा, रंग, यहाँ पे आपको सब दिखेगा, तान, स्पेस, ये सब एक दूसरे से कितना सामंजस्य बिठा रहे हैं, ये आपका हार्मनी है। एक दूसरे के साथ ये कैसे रहते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। अब आते हैं अपना अगली चीज़, बैलेंस, जिसको कहते हैं संतुलन। संतुलन और हार्मनी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस, हार्मनी में हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ देखते हैं, है ना, सारे तत्व एक साथ गुथे हुए हैं कि नहीं, वो आपका सामंजस्य। लेकिन जब हम सब तत्व को अलग अलग देखेंगे, वो आपका बैलेंस है। कैसे? बैलेंस, संतुलन मतलब कि जब हम एक पेंटिंग देखें तो हमारी दृष्टि यहाँ से लेके पूरी पेंटिंग पे जाए, ये उसका बैलेंस है, ये उसका संतुलन है। लेकिन संतुलन बनाए रखने के काम कौन करेंगे? उसके तत्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि सामंजस्य बनाए रखने का काम भी उसके तत्व ने किया, लेकिन उनके तत्व जब एक साथ गुथे हुए रहेंगे तो वो पेंटिंग सामंजस्य में रहेगी, वो पेंटिंग में हार्मनी रहेगी। कोई एक भी हट जाएगा तो वो हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब आपकी पूरी दृष्टि पूरी पेंटिंग में चल रही है कि नहीं चल रही है ना, आसान भाषा में बता रही हूँ, और उसको बैलेंस्ड रखने का काम सारे तत्व करते हैं। कलर बैलेंस मतलब कि कलर यहाँ जो लगा है वो कलर यहाँ भी होना चाहिए, ताकि एक ही जगह आपका दिमाग नहीं रह जाए। हम कंपोजिशन में अप्लाई करते हैं कि ऑब्वियसली आपका कलर एक जगह है तो आपकी कलर इधर कहीं भी होना चाहिए, ताकि आपका कलर बैलेंस रहे। आपके टीचर्स भी बोलते होंगे। सिमिलरली जो रूप है, रूप भी को भी हम बैलेंस करते हैं कि अगर आपने यहाँ इतना बड़ा खड़ा किया है तो इधर भी आपको इतना बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। तान है, उसको भी आप ऐसे बैलेंस करते हो। रेखा है, उसको भी आप ऐसे बैलेंस करते हो। तो ये सारे तत्व अलग अलग बैलेंस, पेंटिंग में बैलेंस बनाने के लिए यूज़ आते हैं। कोई एक भी गड़बड़ होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है
बैलेंस और पहले ही बता दूं मैं, बैलेंस और हार्मनी, संतुलन और सामंजस्य में, कि सामंजस्य को हम सारे एलिमेंट्स एक साथ गुथे हुए रहेंगे तो वो सामंजस्य होगा, लेकिन सब एलिमेंट्स में अगर हम मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे, बैलेंस की बात करेंगे तो बैलेंस को हम सब उसमें अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस इन जनरली कुछ नहीं, हमारी जो, अगर हम कोई भी पेंटिंग देख रहे हैं, आर्टिस्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा व्यूअर है वो एक पेंटिंग देख रहा है तो उसकी नज़र सिर्फ एक ही पे टिक के ना रह जाए, मतलब एक ही के आगे ही नहीं बढ़ पा रही, वो वाली बात है, वो पूरी पेंटिंग्स पे नज़र जाए, तो उसके कारण वो पेंटिंग बैलेंस कहलाएगी। और वो पेंटिंग इसलिए बैलेंस होनी चाहिए। और देखिए बुक्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे बैलेंस हमें क्रिएट करना चाहिए। जैसे अभी मैंने इन जनरली बता ही दिया कलर के लिए कि कलर एक तरफ है तो उसको उधर भी रिपीट करना पड़ेगा, रिपीटेशन, थ्रू द रिपीटेशन हम उसको बैलेंस करते हैं। ये वाली टर्म्स सब हम फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं, याद भी आप लोग पहले सब पढ़ गए होंगे, लेकिन एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बात हो गई हमारी बैलेंस की, कि प्रवाह मतलब रिदम जो अब हमें नेक्स्ट आने वाली, वो चलने के लिए बैलेंस होना पेंटिंग को ज़रूरी है। अगर पेंटिंग बैलेंस नहीं होगी तो हमारा प्रवाह ही रुक जाएगा, हमारी रिदम ही रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंस। अब आते हैं डोमिनेंस की बात, प्रभाविता। ये क्या होती है? तो प्रभाविता, देखो मैंने क्या बोला, चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, आपकी नज़र पूरी पेंटिंग पे चलती रहनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ हर पेंटिंग में होती है दोस्तों, कि अगर आपने यहाँ से पेंटिंग शुरू करी है, एक मिनट, अगर आपने यहाँ से पेंटिंग शुरू करी है, आप पूरी पेंटिंग देखोगे तो ये पेंटिंग भले बैलेंस है, पूरी पेंटिंग देखोगे लेकिन आपकी नज़र कहीं एक पे आके रह जाएगी। आप पूरी पेंटिंग में घूम लोगे लेकिन कोई एक खास अट्रैक्शन रहेगा जो आपकी नज़र जहाँ पे टिकेगी, तो वो होता है डोमिनेंस, प्रभाविता। कि भले पेंटिंग पूरी बैलेंस है, आपकी नज़र पूरी पेंटिंग पे जाएगी, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपकी जो डोमिनेंट होगी, जो प्रभाव देगी और वहाँ पे आपकी नज़र टिकेगी, तो वो चीज़ सिंपली डोमिनेंस है। जैसे कि इस पूरे पेंटिंग में ये हैंडपम्प, ये वाली चीज़ डोमिनेंस है। वैसे ही जब हम कोई फिगरेटिव कंपोजिशन करते हैं, हम स्टिल लाइफ करते हैं, तो हम उन चीज़ों में भी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक आम नॉर्मली भी देख रहे हो तो भी आप ये चीज़ें पेंटिंग में यूज़ करो अपनी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब आती है अगली चीज़, रिदम, लय। तो अभी बात हुई अपनी एक उसी कहानी पे चल रहे हैं अपन कि पेंटिंग में नज़र घूमनी चाहिए। तो नज़र घूमेगी, नो डाउट घूमेगी, लेकिन जब आर्टिस्ट बनाता है ना पेंटिंग को, तो उसकी दिमाग में एक मतलब वो एक उसकी यही आर्टिस्टिक वो रहती है, उसकी यही कला रहती है कि वो अपने पेंटिंग में एक रिदम बना देता है। रिदम बना देता है मतलब एक लय बना देता है कि जब हम पूरी दृष्टि जाएगी, ठीक है, पूरी पेंटिंग पे पूरी दृष्टि जाएगी तो वो कहाँ से कहाँ जाएगी, ये उसकी रिदम होती है। कि कोई भी व्यूअर है तो वो कौन सी चीज़ पहले देखेगा और फिर कहाँ से उसकी नज़र जाएगी और फिर कहाँ जाके जो टिक जाएगी, ये उसकी आम भाषा में लय है। कि इस पेंटिंग में लय है नहीं है, मतलब कि जो सारे एलिमेंट इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ पहले देखी कौन सी चीज़ बाद में, तो वो उस पेंटिंग में लय नहीं होगी। लेकिन जब एक पेंटिंग में लय होगी तो हम वो चीज़ बहुत इजीली, कोई भी व्यूअर है वो उस चीज़ में अपने आप को देख सकता है, उस पेंटिंग को देख पाएगा और वो एक लय से चलेगा। तो ये एक बहुत आसान सा वो है, प्रिंसिपल है, और वो हर पेंटिंग में होता है। मैं एक लैंडस्केप को लेके बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उसको किसी के साथ भी जोड़ के देखें तो ये आप समझ पाओगे। ठीक है, पोर्ट्रेट में भी यही होता है। जैसे कि आइज़ है तो आइज़ एक डोमिनेंस होती है, बोलते हैं ना, मतलब वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे किसी का पोर्ट्रेट का ही देख लो आप, तो किसी की आँखें बोलते हैं डोमिनेंस है, तो क्या मतलब है उसका, ये यही है, ये सब यहीं से है, ये सब यही है, क्या कि उसकी आँखें अट्रैक्ट कर रही है। तो घूम फिर के हम वापस कहाँ जाते हैं, आँखों पर जाते हैं। सेम रिदम तो उसमें भी है कि देखोगे ना, पूरा बाल भी देखोगे, आंखें भी देखोगे, नोज लिप्स सब देखोगे, तो वो वाली चीज़ें है ना। बैलेंस नहीं, बैलेंस उसमें भी है कि अगर कोई भी चीज़ें डार्क टोन लाइट टोन ऊपर नीचे हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। आते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए पोर्ट्रेट की बात तो क्या करें, आपको पता ही है कि
एक अनुपात हर चीज़ का ज़रूरी है, आँख नाक से कितनी बड़ी हो वैसे। तो अब इसी चीज़ में भी, इसमें भी अनुपात कितना ज़रूरी है कि जैसे कि आपके स्पेस डिवीज़न है तो स्पेस डिवीज़न का भी कितनी जगह इस पे छूटेगी और कितनी जगह बैकग्राउंड पे छूटेगी, कितनी जगह फोरग्राउंड पे छूटेगी। ये इतना बड़ा है तो इसके इक्विवेलेंट हट कितनी बड़ी होगी। अगर मान लो झोपड़ी को छोटी सी बना दी तो क्या और इसको बड़ा बना दिया तो ये वाली चीज़ें पेंटिंग में डिस्टर्बेंस खड़ी कर देती है कि अगर इतनी बड़ी हट है तो उसके अनुसार ये कितना छोटा होगा और ये कितना छोटा होगा। तो ये प्रपोर्शन है जो हर पेंटिंग में, हर चीज़ में ज़रूरी है, ठीक है। तो आम भाषा में आपको इस चीज़ का फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पढ़ने की इच्छा रखते हो तो बिल्कुल कला मूलाधार पढ़ो और उसको डिटेल में पढ़ो। अगर आप प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करना चाहते हो तो और डिटेल में पढ़ो, हमने भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये एक कि आम आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जिसको आप इतना पहाड़ समझते हो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम षडंग, इसको भी प्रैक्टिकल लेके पढ़ेंगे। कोई पहाड़ वाली चीज़ नहीं, इसको भी प्रैक्टिकल से लेके पढ़ेंगे। ये भी पेंटिंग्स बनाने, एक कंपोज करने के लिए वो सिद्धांत थे जो हमने पढ़ लिए। अब कोई भी चित्रकला है उसके ये षडंग होते हैं। षडंग मतलब कि आपको कोई भी एक पेंटिंग क्रिएट करनी है तो आपको कहाँ से शुरू करके और क्या, मतलब आपको ये क्या क्या चीज़ें शुरू करनी है और कहाँ पे अंत करना है, ये हम षडंग के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमको जो सबसे पहला षडंग होता है वो होता है रूप भेद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत आसान सी है, पढ़ते हो तो वो लगता है। क्या है कि सर्वप्रथम, ये कोई ऐसी मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ पेंटिंग की, अपन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बात कर लेते हैं तो शायद आपको ऐसा लगता है कि मन से बता रही है। ऐसा मन से नहीं है, सब पढ़ी हुई चीज़ें। कैसे पढ़ी हुई है कि ये सब चीज़ें पुरानी हमारी हिस्ट्री से ही आई है, हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है और यही चीज़ें अप्लाई हमारे सारे आर्टिस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न आर्टिस्ट हों चाहे कंटेम्प्रेरी हो, उन सब के दिमाग में ये चीज़ें भी है, इन लोगों ने ये चीज़ें भी एनालाइज करी है, ठीक है। तो कैसे, सर्वप्रथम जो आपने कामसूत्र ग्रंथ का नाम सुना होगा वो वात्स्यायन ने लिखा था, ठीक है। और 200-300 AD के समय उनने, आपको पता है ये पढ़ रखे हो, 64 प्रकार की कलाओं के बारे में बताया था, जिसमें कि चौथे नंबर पे पेंटिंग भी थी, ठीक है। तो पेंटिंग के ही इसमें इनने 6 लिम्स का वर्णन किया था, षडंग का वर्णन किया था, ठीक है। इतना उसको पढ़ा था। फिर कामसूत्र की बहुत सारी व्याख्याएं हुई, व्याख्याएं मतलब बोलते हैं ना, उसकी व्याख्या की। तो यशोधर पंडित जो कि जयपुर के राजा जय सिंह, उनके वो थे, कोर्ट कंसीलर थे, और उनने 11वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी व्याख्या करी। किसकी? कामसूत्र की, जो वात्स्यायन ने लिखा था उसकी व्याख्या की। और उसकी व्याख्या में उनने श्लोक दिया था जो किसको डिस्क्राइब किया हुआ था, ये इसको, ठीक है। कैसे? रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। किसी भी बुक में श्लोक मिल जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये ओनली ये श्लोक यशोधर पंडित जी ने अपनी व्याख्या में दिया था षडंग का। लेकिन हुई क्या बात, जब अवनींद्रनाथ टैगोर, आपको पता है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के जो प्रवर्तक थे, उनने जब वो बहुत देश विदेश घूमे तो वो जब चाइना में गए थे तो उनने जो वहाँ के स्कॉलर थे उनने क्या लिखा था, उनने भी ये 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग लिखी थी। स्कॉलर थे जो हशीचो, ऐसा नाम, उनने 6, तो वहाँ पे उनने चाइना की 6 कैनन्स ऑफ पेंटिंग पढ़ा। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। तो वो जब पढ़ा ना तो उनको लगा कि हमारे भारत में भी ये चीज़ हो सकती थी। फिर उनने जब एनालाइज किया तो उनको ये यशोधर पंडित की व्याख्या में, कामसूत्र की व्याख्या में ये श्लोक प्राप्त हुआ, और उससे उनको पता चला कि चाइना से पहले ही हमारे यहाँ इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का इन्वेंशन हो चुका है, 6 लिम्स वो हो चुका है, लेकिन इसका पूरा डिटेल नहीं किया। तो उसको फिर डिटेल में डिस्कस अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया, ठीक है। तो डिटेल आपको मिलेगा समीक्षा, कला समीक्षा वगैरह में भी मिलेगा, फंडामेंटल्स में भी, कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये आपके 6 लिम्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले लिम्स की बात करते हैं हम, क्या है वो? रूप भेद, है ना। रूप भेद मतलब किसी भी चीज़ के रूप की बात तो आप पहले कर चुके हैं, एलिमेंट से बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का रूप क्या है। मतलब क्या कि ये जैसे ये मटका पड़ा है तो इसका रूप क्या है? स्फेयर है, ठीक है। ये है तो इसका रूप क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो ये इसके रूप हैं, है ना। तो रूप तो है,
लेकिन रूप के साथ ये भेद क्यों जोड़ दिया? रूप के साथ भेद यूँ जोड़ दिया है कि मान लीजिए ये फ्लावर पॉट है, इसका रूप है, ये रूप तो हमको पता चल गया कि इसका ये रूप है कि इस प्रकार से गोला है या ये ऐसा, ये नॉर्मल है, ये इसका रूप है कि ये सीधा पड़ा है, ये उल्टा पड़ा है, ये इसका रूप है। लेकिन इसके पीछे का भेद क्या है? मतलब एक अपनी आंखों से तो हमने देख लिया, लेकिन इसके पीछे का भेद क्या है कि ये किसी स्टूडियो में प्रॉपरली अपने वो ड्रेपरी के साथ पड़ा हुआ है, ये इसका भेद है, आम भाषा में आप समझे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे ही बाहर किसी मतलब किसी ऐसे पॉटर्स के यहाँ पड़ा होगा जो कि पॉट बनाते हैं, तो वो उसका रूप के पीछे का भेद होगा। इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी पेंटिंग में उसका रूप का और उसका भेद का नॉलेज अनिवार्य है कि उसका रूप क्या है और उसके पीछे का उसका भेद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंटिंग बना रही है, एक महिला है जो कि मान लीजिए कंघी कर रही है, ये हम बना रहे हैं उस पेंटिंग को, कॉम्ब करती हुई एक महिला है, लेकिन ये उसका रूप है कि ये महिला है और ये कंघी कर रही है, अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, ये उसका रूप है। लेकिन इसके पीछे का भेद क्या है कि ये महिला एक न्यूली वेड ब्राइड है, ये महिला एक मतलब जॉब पे जाने वाली महिला है, या एक महिला एक बुजुर्ग है। ये उसके पीछे का भेद है, उसके रूप का भेद है। तो ये उसके रूप से हमें पता चलेगा कि वो क्या है, ठीक है। तो ये एक हर पेंटिंग में ज़रूरी है, ये पेंटिंग में लिखा नहीं होगा कि ये बुजुर्ग है, लेकिन आपको उसका रूप ऐसे क्रिएट करना है कि उसके पीछे का भेद भी हमें पता चले। इसलिए इस चीज़ का नाम रूप भेद लिखा है, सिर्फ रूप नहीं लिखा है। तो कोई भी पेंटिंग में उसके रूप और भेद का नॉलेज अनिवार्य है। फिर आते हैं हम प्रमाण पे, प्रपोर्शन। सबसे पहले हमने उसके रूप और उसका भेद, उसके बारे में, रूप भेद के बारे में बात कर ली कि कोई भी चीज़ है तो उसका रूप क्या है। भाई एक पेंटिंग ही क्रिएट करना है तो सर्वप्रथम हमने इसका रूप कैसे बना दिया कि ये एक सर्कल बनेगा, एक ऐसा हम बनाते हैं ना, फॉर्म बनाते हैं इसका, ये एक सिलेंडर पे होगा और ये ऐसे है। इससे मेरे को करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा लाइन सही नहीं आ रही, लेकिन ये एक इसका रूप था। लेकिन प्रपोर्शन क्या, प्रमाण क्या कि ये पूरे इसके अनुसार ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा, ये साथ में जो एक मटकी पड़ी है गोली, ये कितनी बड़ी होगी, ये इसका प्रमाण है। मान लो कि आप देख रहे हो इसके अनुसार ये कितना बड़ा है, इस पूरी ड्रेपरी के अनुसार ये कितना बड़ा है, ये इसका प्रमाण है। और ये दूसरी चीज़ हमें यही देखनी पड़ेगी जब हम एक स्टिल लाइफ क्रिएट करते हैं। ये स्टिल लाइफ में इसलिए बार में रखा है कि ये एक बेसिक है कि आप सबसे पहले क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, आप सबसे पहले उसका रूप बनाओगे लाइनों और शेप्स के द्वारा, ज्योमेट्रिकल शेप्स के द्वारा, और फिर आप उसका प्रपोर्शन देखोगे ना। आपको पता है कि ये मुझे सिलेंडर बनाना है, ये मुझे सर्कल बनाना है, ये तो पता है। लेकिन जब तक आपको उसके प्रमाण का नॉलेज नहीं होगा, उसके प्रपोर्शन का नॉलेज नहीं होगा, आप उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको फिर नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, उसके प्रमाण को देखना है, उसके प्रपोर्शन को देखना है कि ये वाली चीज़ कितनी बड़ी है, ये वाली चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। इसके अनुसार ये कितना बड़ा है, इसके अनुसार ये कितना बड़ा है, आपस में भी वो सब चीज़, ताकि आपका बैलेंस भी बना रहे, है ना, आपका सामंजस्य भी बना रहे। ये चीज़ें आपको उसके तौर पे देखनी है। अब देखो, मैंने पहले ये चीज़ हमने बताई कि हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है वो अब हम 6 लिम्स जो कि हमें ध्यान रखने हैं पेंटिंग करने के लिए, उसको देखते हैं, ठीक है। आपने रूप देख लिया, है ना, रूप देख लिया कि आपको कैसा गोल लंबा क्या क्या बनाना है, इस तरह से आपने उसका प्रमाण देख लिया। अब बात आती है उसके भाव की कि आपको उसका भाव देखना है। मतलब भाव ये कि अब आज यही चीज़ है कि तो इसमें क्या है, जैसे कि देखिए ये एक फ्लावर पॉट पड़ा है, ये एक मटकी गिरी हुई पड़ी है, लेकिन हमको ये क्या दृश्य दिख रहा है कि ये स्टूडियो का दृश्य जो हम रूप में समझ चुके हैं। लेकिन भाव क्या होता है कि मतलब कि ये जब ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका भाव है ये कि ये एक स्टूडियो में है। इसका भाव कैसे पता चल रहा है कि एक स्टूडियो में है, इसकी ड्रेपरी के कारण, इसका ये बिल्कुल सुंदर सा पर्दे के कारण, ऐसा है ना। और ये एक अच्छे कुछ भी आर्ट स्टूडियो का ये इसका भाव है। लेकिन इसका भाव अगर मान लीजिए ये चीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी रही, इसके आसपास हमने पीछे ईंटों का दृश्य वो बना दिया, तो हमको ऐसा दिखेगा कि कहीं बाहर ऐसा पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, कहीं कुछ फटा हुआ कपड़ा लगा दिया तो हमको ऐसा समझ आएगा कि ये एक कोई अच्छे रिच स्टूडियो का
पेंटिंग नहीं है, जबकि ये किसी गरीब के घर का है। तो ये इसके पीछे के भाव हैं जो एक्सप्रेशन से, जो मतलब एक तरह से सिर्फ आउटर आई नहीं, जो कि हमने रूप में भी देखा था, इनर आई भी देखते हैं। तो भाव दो तरह के होते हैं, है ना। ओवर्ट और कोवर्ट, हिंदी में मुझे नहीं पता। ओवर्ट मतलब कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सिर्फ, ये उसका भाव है। क्या भाव है कि भाई ये ऐसे पड़ा है, ये सीधे पड़ा है, ये गोल से पड़ा है, ये ड्रेपरी है, ये हमने आंखों से देख लिया। लेकिन हमारी दिल की आंखें जो देखती है वो कोवर्ट होता है, कि वो दिल की क्या है कि ये एक अच्छे स्टूडियो का है। यहीं पीछे से अगर देखते कि ये फटा हुआ रहता तो ऐसा लगता भी कि यार किसी गरीब के घर का तो नहीं है। तो ये जब इसके पीछे भाव जुड़ जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन होता है। सिंपली अगर आप एक नॉर्मल ही बात करें कि अगर कोई फिगरेटिव कंपोजिशंस इनकी बात करें तो उसमें तो भाव आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कोई भी पेंटिंग है तो वो हंस रहा है, रो रहा है ना, क्या कर रहा है, तो उसके पीछे की भाव हम उसकी पेंटिंग से हमको ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गए भाव। अब आती है एस्थेटिक्स थीम, लावण्य योजना। हमने ये बना दिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये ड्रेपरी बना दी इतनी। लेकिन लावण्य योजना वो होती है जो एक तरह से खाने में नमक का कार्य करती है। जैसे कि यार कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, ये लावण्य योजना है। मैं इस पेंटिंग में एक लावण्य योजना आपको ये दिखाना चाहती कि ये ड्रेपरी जिस हिसाब से आ रही है ये इसकी लावण्य योजना है ना। एक हम उस पर देखें आप तो ये इसकी, मान लीजिए आप इसको ऐसा सीधा सीधा बनाते तो उसकी लावण्य योजना से थोड़ा सा मतलब एक डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन ये एक बहुत संतुलित, एक मतलब लावण्य की तरह से बोलूँगी इसको, एक लस्टर दे रहा है, एक नमक का कार्य कर रहा है, वो और सुंदर लग रहा है। एस्थेटिक्स सौंदर्य को बढ़ा रहा है, तो लावण्य योजना है। कभी आप जब आपका मतलब आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, एक फिगर बना लिया, रूप सही है, प्रपोर्शन सही है, आपका भाव भी सही आ गया, लेकिन उसके बाद फिर जब आप उसके कपड़े सुंदर से बनाते हो, उसको है ना, उसको और अच्छे से डेकोरेट करते हो, या मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बोल तो रही हूँ नमक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं। एस्थेटिक्स का मतलब ये होता है, लावण्य योजना का मतलब ये होता है जो ज़्यादा भी नहीं भरपूर मतलब जमे और कम भी, एकदम नाप तोल के। तो वो वाली चीज़ एस्थेटिक्स स्कीम होती है जो कि हर पेंटिंग में अनिवार्य है ना। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल यही दिखा दिया है कि ये इसका एस्थेटिक स्कीम है। तो कोई भी चीज़ को सौंदर्य की तरफ लेके जाना वो पेंटिंग का एस्थेटिक स्कीम है, ठीक है। तो एक नॉर्मल भाषा में आपने देख लिया उसको, और कोई जरूरी नहीं। अब आती है सदृश्यता, सिमिलिट्यूड। हमने पेंटिंग का रूप बना लिया, उसको प्रपोर्शनेट भी कर दिया, ठीक है, उस पे उसके भाव को भी देख लिया, उस पे लावण्य भी जोड़ दिया। लेकिन सादृश्य मतलब कि अगर एक लड़की है तो वो लड़की जैसी बनी है कि नहीं बनी है। एक पोर्ट्रेट बनाया है तो उसमें कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा ये हमारा चरण आ जाता है। अगर आप पोर्ट्रेट को लेके चले, मैंने यहाँ स्टिल लाइफ ले लिया, चाहे तो अपन जो आपको पसंद है, हमने पोर्ट्रेट ले लो, आप फिगरेटिव कॉम्पोजिशन ले लो, कि आज एक महिला बनाई है तो महिला जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो कहीं लड़की छोटी सी बच्ची तो नहीं दिख रही, उसका फेस, मतलब वो चीज़ें। तो आपको सादृश्यता ये है कि पोर्ट्रेट अगर अकबर का बना है तो वो अकबर का दिखे, ना कि शाहजहां का दिखे। तो वो वाली चीज़ सादृश्यता है। मतलब कि अगर आप ये मटका बनाना चाह रहे हो तो ये मटके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बॉल तो नहीं दिख रही। दूसरी चीज़ फिर आते हैं सादृश्यता, मतलब कि ये गोल है लेकिन बॉल जैसी है, तो ये सादृश्यता किसी भी, है ना, लेकिन बॉल जैसी सादृश्यता है इसमें, ये वाली बात जो कि हमें देखना है। हमें मतलब हमने बनाया मटका है, लेकिन हमने सादृश्यता क्या ली थी, पहले बॉल ही बनाई थी, ऐसे सर्कल ही बनाई थी, कि उसकी सादृश्यता है। तो सादृश्यता अनिवार्य है कि कोई भी चीज़ है तो वो उसकी सादृश्यता पे वो है कि नहीं, बॉल जैसी बनी है कि नहीं बनी है मटकी, आंखें बनी है तो आंखें ऐसी मछली समान बनी है कि नहीं बनी है। तो ये चीज़ें आपकी सादृश्यता है। अब आते हैं आखिरी, वर्णिका भंग। हमने सब चीज़ बना ली, हमारी स्केचिंग पूरी कंप्लीट हो गई स्टिल लाइफ की, लेकिन फिर हमें पेंटिंग में जान डालनी है। बोलते हैं पेंटिंग में जान कैसे आएगी, तो जब हमने ये सारी चीज़ें पूरी नाप तोल कर ली, लेकिन फिर पेंटिंग की जान कौन लाता है, कलर लाता है, वर्ण लाता है। वर्ण कौन सा कलर कहाँ अप्लाई करना है, उसके अंदर आप टोन भी लो, ये कलर यहाँ आएगा, ये कलर, इनको अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या पेंटिंग सही होगी। इसमें टोन भी आएगा, मतलब उसको आप वो भी चीज़ देखो कि अगर ये वाला कलर यहाँ लगता है, ये वाला कलर यहाँ, कुछ भी अगर कलर्स को, यही कलर को पीछे भी लगा देते तो क्या इसमें सादृश्य ये पेंटिंग अच्छी लगती। तो
ये है नॉलेज ऑफ कलर स्कीम्स, नॉलेज ऑफ कलर्स एट लास्ट, जो आपको हर पेंटिंग के लिए अनिवार्य है कि कौन सा कलर किसके साथ होना चाहिए, कौन सा कलर किसके पीछे होना चाहिए, जिससे हम समझ पाएँ, जिससे हम वो सारी संयोजन के सिद्धांत ला सकें। कौन से जो हमने पहले पढ़े हैं अभी, उसमें संयोजन होना, उसमें एकता होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए, रिदम, प्रपोर्शन सब होना चाहिए। तो वो चीज़ें हम आखिरी जो हमारा चरण होता है वो वर्णिका भंग होता है। और वर्णिका भंग के अंदर सिर्फ कलर नहीं, हाउ टू यूज़ द ब्रश को कैसे यूज़ करो, तुलिका को कैसे, कौन से ब्रश किसके लिए यूज़ करो, कौन सी चीज़ ओपेक लगाओ, कौन सा ट्रांसपेरेंट, ये सारी कंप्लीट नॉलेज वर्णिका भंग में आती है जो कलर स्कीम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा ट्राई था। मुझे पता है कि इतना ज़्यादा अगर, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई हूँ इसमें, लेकिन मैं बहुत कोशिश करी कि ताकि एक बहुत आसानी से आप लोग जिस चीज़ को इतना हाइपर लेते हैं वो बहुत आसान है और बहुत मज़ा आती है। ये चीज़ों को याद कीजिए, अपने आर्ट वर्क्स में अप्लाई करो, मज़ा आएगा। और बस इसी कोशिश से आज ये बताया था। उम्मीद है पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, नेट की डेट्स में भी अगस्त में एग्ज़ाम होएगी, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसी कहीं एक आध न्यूज़ भी पड़ी है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी जो मंदे हो चुके हो बढ़ा लो और अच्छे से लग जाओ। पेपर्स वगैरह सब कुछ, अभी फिर से थोड़ा सा बिजी हो गई थी, लेकिन पेपर्स वगैरह अब फिर से डालूंगी। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, एक बार लाइक ज़रूर कर दो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।